1946 का साल। अंग्रेजों का जाना तो तय था, मतलब बोरिया बिस्तर लगभग बंध ही चुका था। सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, सवाल था कि आजादी के बाद का भारत दिखेगा कैसा, सत्ता किसके हाथ में होगी। ये आखिरी साल किसी राजनीतिक गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं था। आज की हमारी पड़ताल का जो मिशन है वो जनवरी 1946 से अगस्त 1947 के बीच हुए उन फैसलों, गलतियों और घटनाओं की तह तक जाना है जिन्होंने आज़ादी और बंटवारे की कहानी लिखी। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी जो बरसों से एक अखंड सेक्युलर भारत का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग, जिनका सिर्फ एक मकसद था, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि अंग्रेज अचानक इतनी जल्दी में क्यों थे? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या सच में सब कुछ बदल दिया था? युद्ध ने, आप कह सकते, ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया, लेकिन दबाव तो सालों से बन रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सुभाष चंद्र बोस की आईएनए और लाल किले में जो उसके मुकदमे चले, उसने पूरे देश में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। हाँ, वो मुकदमे बहुत बड़ी घटना थे। और फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। अंग्रेज समझ गए थे कि अब वो भारतीय सैनिकों के भरोसे भी राज नहीं कर सकते। और आर्थिक तौर पर भी तो ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी, है ना? बिल्कुल, युद्ध ने उन्हें कंगाल कर दिया था, उनका खजाना खाली था। ऊपर से 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ भारत को आजादी देने का वादा किया था। तो माहौल पूरी तरह से उनके जाने के पक्ष में था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अंग्रेज चाह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर जो सत्ता का संतुलन था वो बहुत तेजी से बदल रहा था। खासकर 1937 और 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थी उनमें से सिर्फ 22% पर वो जीत पाई थी। सिर्फ 22%? हाँ, कांग्रेस एक तरफा जीती थी। लेकिन 1946 तक आते आते पासा पूरी तरह पलट गया। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 87% पर कब्जा कर लिया। 87%? जी, इसका सीधा मतलब था कि जिन्ना आप सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारतीय मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से की निर्विवाद आवाज बन चुके थे। उनकी पॉलिटिकल पावर आसमान छू रही थी। सख्त अड़े रहने वाले नेता वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बात आज यकीन करने में भी मुश्किल लगती है कि वो कभी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो जिन्ना ने ही उनका स्वागत किया था। तब वो एकता के दूत माने जाते थे। अच्छा। और अगर हम और पीछे जाएं तो उनका परिवार तो कुछ पीढ़ियों पहले तक हिंदू था। उनके दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर गुजरात के एक भाटिया राजपूत थे। उन्होंने मछली के कारोबार की वजह से जब बिरादरी ने उन्हें बहिष्कृत किया तब इस्लाम अपनाया था। तो फिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? एक इंसान जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, वो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जानकारों के मुताबिक इसकी शुरुआत 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से हुई। जब गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा तो जिन्ना ने उसका पुरजोर विरोध किया। क्यों? जिन्ना एक संविधानवादी थे। उन्हें लगता था कि लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए। उन्हें गांधी का सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, भीड़ को शामिल करना, ये सब अराजकता लगता था। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? हाँ, और कुछ सालों के लिए तो उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी थी। वो लंदन चले गए थे वकालत करने। लेकिन जब वो 1930 के दशक के मध्य में भारत लौटे तो वो एक बिल्कुल नए अवतार में थे। अब उनका एक ही लक्ष्य था, खुद को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता साबित करना। तो एक तरफ जिन्ना की ताकत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेज जाने की जल्दी में थे। ऐसे में उन्होंने एक आखिरी पासा फेंका, कैबिनेट मिशन। ये भारत को एक रखने की शायद आखिरी ईमानदार कोशिश थी। ये था क्या असल में? ये एक बहुत ही जटिल प्लान था। आसान शब्दों में समझें तो उन्होंने भारत को 3 ग्रुप्स या सेक्शंस में बांटने का प्रस्ताव रखा। सेक्शन ए में हिंदू बहुल प्रांत, सेक्शन बी में उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पंजाब, सिंध, और सेक्शन सी में पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और असम।
और इन सब के ऊपर एक केंद्र सरकार। हाँ, लेकिन एक बहुत ही कमजोर केंद्र सरकार जिसके पास सिर्फ 3 विषय होते: रक्षा, विदेशी मामले और संचार। बाकी सारे अधिकार इन 3 ग्रुप्स के पास होते। अच्छा, तो ये एक तरह से बीच का रास्ता था। बिल्कुल। और जिन्ना, हैरान करने वाली बात है कि वो इसके लिए मान गए थे। वो मान गए, क्योंकि ये पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान के बहुत करीब था। मुस्लिम बहुल प्रांतों को जबरदस्त स्वायत्तता मिल रही थी। वो अपनी सरकारें चला सकते थे, अपने कानून बना सकते थे। और कांग्रेस? कांग्रेस को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक मजबूत केंद्र वाला भारत चाहती थी। लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद वो भी संविधान सभा में शामिल होने के लिए मान गए। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि एक समझौता हो ही गया था। गड़बड़ हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 जुलाई 1946। जगह थी बॉम्बे, और बयान दिया उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल ब्लंडर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना विनाशकारी साबित हुआ? उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जा तो रही है, लेकिन वो किसी भी समझौते से बंधी हुए नहीं है। उन्होंने कहा, वी आर नॉट बाउंड बाय सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब उन्होंने इशारा किया कि एक बार संविधान सभा बन गई तो कांग्रेस अपने बहुमत का इस्तेमाल करके इस पूरे कैबिनेट मिशन प्लान को बदल सकती है। ओहो, और जिन्ना के लिए तो ये सबसे बड़ा डर था। बिल्कुल। जिन्ना को हमेशा से यही शक था कि कांग्रेस एक बार सत्ता में आई तो अपनी बहुमत के दम पर मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज करेगी। नेहरू के इस एक बयान ने उनके उस शक को यकीन में बदल दिया। उन्हें लगा कि धोखा हुआ है। हाँ, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत कैबिनेट मिशन प्लान से अपना समर्थन वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसका नारा था, भारत या तो विभाजित होगा या नष्ट हो जाएगा। हाँ, और उनका एक और बयान था जो बहुत खतरनाक था। उन्होंने कहा, हमने पिस्तौल बना ली है और अब हम इसे चलाने की स्थिति में हैं। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के दिन वो पिस्तौल चली और उसका केंद्र बना कलकत्ता। वो एक कत्लेआम था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिन्हें बाद में बंगाल का कसाई भी कहा गया। हाँ, इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। नतीजा ये हुआ कि अगले 4 दिनों तक कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछ गईं। कितने लोग मारे गए थे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6000 से ज्यादा लोग। शहर को लाशों का शहर कहा जाने लगा। और इस भयानक हिंसा के बीच में वाइसरॉय ने नेहरू को एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाया। ये कैसे मुमकिन था? मतलब एक तरफ दंगे हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं 2 पार्टियों को साथ में सरकार चलाने को कह रहे हैं। ये एक असंभव काम था। लीग शुरू में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में जिन्ना को लगा कि सरकार से बाहर रहकर वो मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो लीग सरकार में शामिल तो हुई, लेकिन काम करने के लिए नहीं, बल्कि काम रोकने के लिए। मतलब लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस के हर मंत्री के हर प्रस्ताव में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। सरकार पूरी तरह से पंगु हो गई। और बाहर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं, कलकत्ता के बाद आग बंगाल के नोआखली जिले में फैली। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और इसी नफरत की आग के बीच एक 77 साल का बूढ़ा आदमी शांति की कोशिश करने निकला। महात्मा गांधी? हाँ। उनकी नोआखली की यात्रा की कहानियां आज भी बहुत मार्मिक है। वो असाधारण थीं। गांधी जी ने चप्पलें पहनी छोड़ दी। वो नंगे पैर नोआखली के 47 गांव में घूमे। नंगे पैर? हाँ, सोचिए, एक गांव से दूसरे गांव, कीचड़ और कांटों भरे रास्तों पर। हर गांव में वो एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार को ढूंढते और उन्हें एक ही छत के नीचे रहने के लिए राजी करते, ताकि वो उस गांव में शांति की गारंटी बन सके। बिल्कुल। वो खुद एक मुस्लिम घर में रुके। ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। लेकिन यहाँ नेहरू और गांधी के तरीकों में एक फर्क साफ दिखता है। नेहरू को लगता था कि गांधी एक एक घाव पर मरहम लगा रहे हैं, जबकि जरूरत एक बड़े राजनीतिक समाधान की है ना? हाँ, नेहरू को ये सब बहुत धीमा लग रहा था। वो समस्या की जड़ यानी पॉलिटिकल सेटलमेंट पर फोकस करना चाहते थे। गांधी का मानना था कि अगर लोगों के दिल बदल जाए तो राजनीति अपने आप बदल जाएगी। लेकिन वो अकेले थे। जब नोआखली के बदले की आग बिहार में भड़की और वहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर भयानक अत्याचार किए, तो ये साफ हो गया कि एक अकेला गांधी हर जगह नहीं हो सकता। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। हाँ। और मार्च 1947 आते आते पंजाब भी इस आग की चपेट में आ गया।
लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर जलने लगे और शायद यही वो मोड़ था जब नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी हार मान ली। वो थक चुके थे लगातार हो रहे दंगों से और सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की रुकावटों से। उन्हें लगने लगा था कि एक लकवाग्रस्त गृहयुद्ध की तरफ बढ़ते हुए बड़े भारत से बेहतर एक छोटा लेकिन मजबूत और शांत भारत है। तो वो मन ही मन विभाजन के लिए तैयार हो चुके थे। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने अपने आखिरी वाइसरॉय को भारत भेजा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। माउंटबेटन को एक तरह से मिशन इम्पॉसिबल दिया गया था, सत्ता का हस्तांतरण करो और जल्दी करो। लेकिन एक आदमी अभी भी था जो हार मानने को तैयार नहीं था, महात्मा गांधी। और उन्होंने माउंटबेटन को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे सुनकर शायद माउंटबेटन भी अपनी कुर्सी से उछल पड़े होंगे। ये गांधी का आखिरी और सबसे हताश दांव था। 1 अप्रैल 1947 उन्होंने माउंटबेटन से कहा, आप जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। कमाल है, मतलब गांधी 30 करोड़ हिंदुओं पर जिन्ना का शासन स्वीकार करने को तैयार थे, बस देश न बटे। माउंटबेटन का क्या रिएक्शन था? माउंटबेटन हैरान थे, लेकिन उन्हें इस प्रस्ताव में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर, पहले आप कांग्रेस को इसके लिए मनाइए। और गांधी को लगा होगा कि नेहरू और पटेल, जिन्हें वो अपने बेटों की तरह मानती थी, उनकी बात नहीं टालेंगे। उन्हें यही यकीन था। वो ये प्रस्ताव लेकर नेहरू और पटेल के पास गए, और ये गांधी के जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था। उनके अपने ही बेटों ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? उनके इनकार के पीछे क्या तर्क था? उनका तर्क पूरी तरह से व्यावहारिक था। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के साथ काम करने के अपने कड़वे अनुभव से उन्हें यकीन हो गया था कि जिन्ना का मकसद सरकार चलाना नहीं, बल्कि उसे तबाह करना होगा। उन्हें लगा कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन गए तो वो पूरे देश को गृहयुद्ध में झोंक देंगे ताकि वो पाकिस्तान हासिल कर सकें। बिल्कुल। नेहरू और पटेल के लिए गांधी का प्रस्ताव एक खतरनाक आदर्शवाद था, जो देश को और बड़ी तबाही की ओर ले जाता। तो गांधी का आखिरी प्रयास भी विफल हो गया। अब बंटवारा तय था, लेकिन बंटवारा होगा कैसे? इसका भी तो कोई प्लान चाहिए था। मैंने सुना है कि पहला प्लान तो नेहरू ने देखते ही फाड़ कर फेंक दिया था। हाँ, उसे डिकी बर्ड प्लान या प्लान बाल्कन कहते हैं। ये एक भयानक योजना थी। इसमें प्रस्ताव था कि सत्ता सीधे प्रांतों को दे दी जाए और फिर प्रांत तय करे कि उन्हें भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में शामिल होना है या आज़ाद रहना है। अरे, ये तो देश के सैकड़ों टुकड़े करने जैसा था। बिल्कुल। नेहरू ने जब ये प्लान देखा तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि ये भारत की आज़ादी का नहीं, बल्कि भारत के बाल्कनीकरण का प्लान है। बाल्कनीकरण? हाँ, मतलब किसी बड़े देश का छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में टूट जाना, जैसा यूरोप के बाल्कन देशों के साथ हुआ था। नेहरू ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। नेहरू के इस गुस्से को देखकर माउंटबेटन को समझ आ गया कि बड़ी गलती हो गई है। फिर क्या हुआ? माउंटबेटन ने तुरंत अपने सलाहकार वीपी मेनन को एक नई योजना बनाने का काम सौंपा। और ये भारतीय नौकरशाही का एक चमत्कार ही था कि मेनन ने लंच और डिनर के बीच सिर्फ 6 घंटों के अंदर एक पूरी नई योजना का मसौदा तैयार कर दिया। सिर्फ 6 घंटों में? हाँ, और यही वो आखिरी योजना बनी। इस योजना में साफ था कि सत्ता 2 देशों को सौंपी जाएगी, भारत और पाकिस्तान। प्रांतों को ये चुनना था कि वे किसके साथ जाएंगे। सिर्फ बंगाल और पंजाब का बंटवारा होना था। 3 जून 1947 को इस योजना को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं सबने अपनी मंजूरी दे दी। अगर हम इस पूरे 1.5 साल को देखें तो ये छूके हुए मौकों की एक दुखद कहानी है। कैबिनेट मिशन योजना एक मौका था जो शायद नेहरू के एक बयान से हाथ से निकल गया। अंतरिम सरकार में साथ काम करने का मौका आपसी विश्वास की भेंट चढ़ गया। हर मोड़ पर एक मौका था जो गवा दिया गया। और अंत में आज़ादी तो मिली, लेकिन एक ऐसे गहरे घाव के साथ जो आज तक भर नहीं पाया है। विभाजन की मानवीय कीमत भयानक थी। अंदाजा है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन। 1.5 करोड़? 10 लाख से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। 75,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। भारत की आज़ादी की सुबह एक खूनी शाम के बाद आई थी। ये सब हमें एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। गांधी का मानना था कि एक नेता सिर्फ उन लोगों का प्रतिबिंब होता है जिनका वह नेतृत्व करता है। तो क्या 1947 की त्रासदी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं, नेहरू, जिन्ना, पटेल, गांधी के फैसलों और गलतियों का नतीजा थी,
या फिर ये ज़मीनी स्तर पर आम लोगों के दिलों में जो शक, नफरत और डर पनप रहा था उसका प्रतिबिंब थी, जिसे ये नेता सिर्फ एक चेहरा और एक आवाज दे रहे